क्वेश्चन नंबर देखिए 80 है, कथन कारण का ही उसी तरह का क्वेश्चन है। कथन देखिए, असर्शन क्या कह रहा है, हीरा ग्रेफाइट से कायांतरित होता है। तो पहले तो हम लोग को परख करनी है कि ए और आर सही है या गलत है। तो हीरा ग्रेफाइट से कायांतरित होता है, तो हीरा ग्रेफाइट से बनता है, सही बात है, क्योंकि कोयले से ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से कायांतरित होकर क्या बनता है, हीरा। इसके मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद ये कह रहा है हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है, ये बताएं। हीरा सर्वाधिक कठोर धातु है, तो सही है या गलत है। तो अगर ध्यान से पढ़ें तो ये कुछ जो है स्टेटमेंट गलत है। हीरा कठोरतम पदार्थ है, धातु नहीं है। यहां पे धातु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धातु नहीं है, मेटल नहीं है, ये क्या है, स्टोन है एक। तो इसलिए हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, मटेरियल है। मटेरियल आप कह सकते हैं कठोरतम पदार्थ है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर ए सही है और आर गलत है तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प हो जाएगा। तो इसलिए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 81 में देखिए ए, असर्शन क्या कह रहा है, जापान, फिलीपींस, एंडीज और रॉकी के तटों पर भूकंप आते रहते हैं। सही बात है, क्योंकि ये परिप्रशांत पेटी की बात कर रहा है। परिप्रशांत पेटी में जैसे हमने आपको बताया था कि जापान जैसे आपके पूर्वी उसमें भाग में अगर देखें तो जापान का क्षेत्र होता है, यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस का भाग होता है, तो जापान और फिलीपींस ही हो गए। और उत्तरी अमेरिका के और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपने पढ़ा था, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत और यहाँ पे एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा था। तो परिप्रशांत पेटी में इस ओर जो है रॉकी पर्वत, इधर की तरफ एंडीज पर्वत, इधर की तरफ आए तो जापान, इधर के आए तो फिलीपींस। तो पूरा परिप्रशांत पेटी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए का मान सही है। अब ये है ए क्षेपण मंडल के नजदीक है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सभी जितने भी स्थान हैं ये क्षेपण मंडल के जो है आपके नजदीक है। तो क्षेपण मंडल होता क्या है, तो सबडक्शन जोन जिसको हम लोग कहते हैं, या क्षेपण का मतलब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के भीतर प्रवेश कर जाती है, तो ये क्या हो जाता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है। सबडक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अंदर चली गई। तो जब अंदर चली जाती है उसको कहते हैं सबडक्शन, अर्थात क्षेपण हो गया। तो क्षेपण मंडल के नजदीक होने का मतलब जैसे प्लेट है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के भीतर जब प्रवेश कर जाती है तो इसी को क्षेपण जो है आपके मंडल कहा जाता है। तो ये सबडक्शन जोन होता है। तो क्या ये क्षेपण मंडल के नजदीक है, तो बिल्कुल नजदीक है। जैसे आपने पढ़ा उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, क्षेपण मंडल क्या बन रहा था, इधर उत्तरी अमेरिका प्लेट थी, यहां थी जुआन डी फूका, कोकोस, नास्का। जुआन डी फूका, कोकोस, नास्का ये सब अंदर जा रही थी, किसके, उत्तरी और दक्षिण जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों के अंदर। तो यहां पे सबडक्शन जोन बन रहा है। यहां पे आपने पढ़ा था जो आपके जापान और फिलीपींस का क्षेत्र है, यहां पे सबडक्शन किसका हो रहा है, प्रशांत का। तो प्रशांत पेटी इधर से आ रही है जो कि जो है यूरेशिया प्लेट के भीतर जा रही है और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से पूर्वी भागों से टकरा रही है। तो इसलिए ये क्षेपण मंडल के नजदीक है। यही रीजन है क्योंकि दो प्लेट जहां मिल रही वही क्षेपण मंडल है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब देखिए दोनों सही स्टेटमेंट है। अब दोनों सही स्टेटमेंट है तो अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या आर ए की सही व्याख्या है, क्या रीजन जो है जो दिया गया कथन असर्शन है उसका सही रीजन है ये। तो हमने आपको तरीका क्या समझाया, हमने आपको तरीका यह समझाया था कि आप इसे क्योंकि लगा करके एक सेंटेंस बना लें, ये कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दें। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी जो आपकी कंडीशन बनती है, ये जो बनती है ये आपके क्वेश्चन के और जो आपके असर्शन और रीजन है उसको एक करने पर क्या बनेगा स्टेटमेंट, ये देखिए, जापान, फिलीपींस, एंडीज, रॉकी के तटों पर भूकंप आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि ये क्षेपण मंडल के नजदीक है। सही रीजन है, क्योंकि क्षेपण मंडल के नजदीक है इसीलिए तो भूकंप आते हैं।
तो यहां पे भूकंप क्यों आते रहते हैं? क्योंकि ये क्षेपण मंडल के नजदीक है। इसके मतलब कि ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिप्रशांत पेटी को आग का वृत्त कहते हैं। परिप्रशांत पेटी क्या है? आग का वृत्त, सर्कल ऑफ फायर। ठीक है, सही कहा। इसके सहारे पाए जाने वाले ज्वालामुखी के 80% भाग जागृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको हमने बताया था कि विश्व के 70% ज्वालामुखी इसी पेटी के अंदर स्थित हैं और 70% विश्व के ज्वालामुखी यही इसी पेटी में आते हैं, और जिसका 80% भाग जागृत अवस्था में है, जिसकी वजह से हर समय वहां पर उद्गार होता रहता है। इसलिए ऊपर से देखने पर प्रशांत महासागर के चारों तरफ ऐसा लगता है जगह जगह पे आग जल रही है, इसीलिए इसको आग का वृत्त या आग का वलय, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके सहारे पाए जाने वाले ज्वालामुखी का 80% ज्वालामुखी जागृत अवस्था में है। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये देखें क्या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है। तो परिप्रशांत पेटी को आग का वृत्त कहते हैं, क्योंकि आग का वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सहारे पाए जाने वाले ज्वालामुखियों के 80% ज्वालामुखी जागृत अवस्था में है, इसीलिए तो कहा जाता है। इसलिए क्या होगा? क्योंकि लगा के अगर आपने किया, इसका मतलब कि ये पूरी तरह से रीजन दे रहा है असर्शन का। इसका मतलब कि आपके कारण स्पष्ट है और व्याख्या हो रही है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग ए जो है आपके आंसर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। जैसे 83 में देखते हैं, फिर वही जो है आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसी जो है बेसिस पे आपको क्वेश्चन को निकालना है। अब देखिए 83 का कथन क्या है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के का सबसे बड़ा आर्टिशियन वेल पाया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे, हमने कहा कि ज्वालामुखी की पेटी में जो परिप्रशांत पेटी है, इसमें अपवाद स्वरूप ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। तो ज्वालामुखी के द्वारा आंतरिक भाग की ऊर्जा अगर नहीं निकल पा रही है, तो किसके द्वारा निकल पा रही है? तो फिर गर्म आंतरिक भाग में जो ऊष्मा है वो भीतरी भाग के जल को गर्म कर रही है, और भीतरी भाग के जल को क्योंकि गर्म कर रही है, इसलिए जल जो है आपके गर्म होता है और गर्म होकर के बाहर की तरफ निकलता है, जिसको हम लोग पाताली कुआं क्षेत्र या आर्टिशियन वेल कहते हैं इंग्लिश में। तो आर्टिशियन वेल इंग्लिश में कहते हैं और पाताली कुआं इसको कहते हैं, जिसको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मा या गेजर्स भी कहते हैं। तो इस तरह के गर्म जल के स्रोत यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिशियन वेल पाया जाता है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो असर्शन है, स्टेटमेंट है, वो एकदम सही है। अब देखिए दूसरा रीजन का स्टेटमेंट देखें क्या है। ऑस्ट्रेलिया परिप्रशांत पेटी में होने पर भी एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों अब स्टेटमेंट सही है। अब देखिए कि क्या व्याख्या हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिशियन वेल पाया जाता है। क्यों आर्टिशियन वेल पाया जाता है? क्यों गर्म जल का स्रोत वहां पर ज्यादा निकल रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया परिप्रशांत पेटी में होने पर भी एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तो अगर आप देखिए तो इनडायरेक्ट वे में पूरी व्याख्या कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि अगर आंतरिक भाग की ऊर्जा नहीं निकल पा रही है, ज्वालामुखी एक भी नहीं पाया जाएगा, तो ऊर्जा निकलेगी कैसे? गर्म जल के स्रोत के रूप में। तो गर्म जल का स्रोत आर्टिशियन वेल रीजन क्योंकि सबसे बड़ा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया परिप्रशांत पेटी में होने पर भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यही रीजन है। तो इसलिए आप देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है आपके एक तरह से जो रीजन है वो सही है, इसका मतलब व्याख्या हो रही है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 83 का आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए आते हैं 84 पे। 84 कह रहा है ज्वालामुखी छिद्र से मैग्मा लावा के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। तो ज्वालामुखी छिद्र से, ज्वालामुखी छिद्र क्या था? जैसे वेंट ने आपको बताया था, वो रास्ता होता था जिससे ऊपर की तरफ आता था, और जो ज्वालामुखी का मुहाना था वो था क्रेटर से बाहर निकलता था। तो मैग्मा ही बाहर आता था और बाहर निकलता था किस रूप में? लावा के रूप में। वही चीज ये कह रहा है, ज्वालामुखी छिद्र से
मैग्मा लावा के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। सही स्टेटमेंट है, मैग्मा जो आता है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है। फिर दूसरा जो है रीजन का स्टेटमेंट देखें, उत्सर्जन के समय सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। तो हमने आपको बताया भी था सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है, जलवाष्प है, धुआं है, गैसों में सर्वाधिकता कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। तो जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला जो है आपके एक तरह से गैसीय अवस्था है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद अब अगर हम ये कहें कि क्या आर इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ज्वालामुखी छिद्र से मैग्मा लावा के रूप में निकलता है। मैग्मा क्या था? ठोस द्रव गैस का मिश्रण, और जब बाहर निकला ठोस अलग हो गया, गैस अलग निकल गई, तरल पदार्थ अलग, तरल पदार्थ को लावा कहा गया। तो ये कह रहा है लावा के रूप में निकलता है। क्या ये कारण है कि सर्वाधिक जलवाष्प निकलता है बाहर? तो ज्वालामुखी छिद्र से मैग्मा लावा के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है क्योंकि उत्सर्जन के समय सर्वाधिक जलवाष्प की होती है। तो क्या ऐसा है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है स्टेटमेंट में आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लगा कि अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना चाहेंगे तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, रीजन नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, तो इसलिए 84 का आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं कि जो है आपके स्टेटमेंट क्या कहता है या किस तरह से जो इसको निकालेंगे। जैसे 85 ए है, गंगा मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। गंगा प्लेन जो है वो बहुत उपजाऊ है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? गंगा प्लेन कहां से आया? गंगा प्लेन अगर आप देखें हिमालय के दक्षिण से निकल करके गंगा नदी निकली है, और ये जो है आपके एक तरह से उत्तरांचल से होकर के उत्तर प्रदेश होती हुई, बिहार होती हुई, पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये पूरा रीजन गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा जो ऊपर के क्षेत्र में जो पूरा मैदान बनता है, मैदान में क्या आ जाएगा? जैसे गंगा सतलज मैदान हम लोग कहते हैं, गंगा सतलज प्लेन, तो सतलज प्लेन में तो पंजाब हरियाणा आ जाता है। गंगा प्लेन में क्या आ जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका पश्चिम बंगाल। तो क्या ये उपजाऊ क्षेत्र है कि नहीं है? यहां कृषि होती है कि नहीं? बिल्कुल है, होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? गंगा मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। तो ये क्या है? आपके सही है। फिर आर रीजन क्या है ये देख लीजिए। ये परतदार चट्टान द्वारा निर्मित है। तो यहां पे परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऊपरी भाग से जो गंगा और उसकी सहायक नदियां छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेके आती हैं, वही नदी आसपास के क्षेत्र में पूरा फैलती हैं, और जैसे बाढ़ आती है तो ये अलग अलग जगह पर जो है आपके एक तरह से मलबे को ले जाती हैं, और इसके कण जो अपर्दित हुए कण हैं वो आकर के वहां पर जमा होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो परतदार चट्टान द्वारा निर्मित है ये मैदान, बिल्कुल सही बात है। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा क्या आर ए की सही व्याख्या है। तो व्याख्या करने के लिए हम लोग क्या करते थे? दोनों सेंटेंस को मिला देते थे, क्योंकि बना करके, बिकॉज। तो गंगा मैदान अत्यधिक उपजाऊ मैदान है क्योंकि, क्यों उपजाऊ है? क्योंकि यह परतदार चट्टान द्वारा निर्मित है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परतदार चट्टानों की विशेषताएं क्या थी? मुलायम चट्टान होती थी, कमजोर चट्टान होती थी, छिद्रित होती थी, छिद्रित होने की वजह से नमी होती थी, नमी होने से जो है आपके पेड़ पौधों की जड़ें लग जाती थी, इसलिए कृषि भी हो पाती थी। वहीं पर जीवाश्म सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, क्योंकि जीवित पदार्थ होंगे तो मरेंगे भी। जीवित पदार्थ जब मर जाते हैं, अपघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पाया जाता था। फिर अगर सबसे ज्यादा जीवित पदार्थ होंगे तो जीवित पदार्थ मल छोड़ते हैं, तो जो क्रीशन होता है उसे हम ह्यूमस कहते थे, ह्यूमस भी मिलता है। तो परतदार चट्टानों में क्या है? ह्यूमस की अधिकता और जो है आपके एक तरह से जीवाश्म की अधिकता, जिसकी वजह से बहुत उपजाऊ क्षेत्र होती है ये चट्टानें। और ये जो परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहा जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है नॉर्मल क्या है, जो सॉइल हम लोगों को दिखाई पड़ती है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो कि मुलायम चट्टान के रूप में पाई जाती है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है कृषि के लिए। तो इसका मतलब कि इसकी व्याख्या भी हो रही है। तो ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ क्यों है? ये कह रहा है क्योंकि
ये परतदार चट्टान द्वारा निर्मित है। परतदार चट्टान में सब कुछ होता है जो कृषि योग्य है, तो इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको हमेशा हरदम ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लगा के स्टेटमेंट को एक करिए और देखिए क्या दूसरा वाला रीजन बन रहा है पहले वाले स्टेटमेंट का। तो अगर बन रहा है तो इसके मतलब जो है आप सही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 क्वेश्चन में देखें, परतदार चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो परतदार चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म की तो अधिकता होती है, जीवाश्म का अभाव किसमें होता है? अग्नि चट्टान में। तो जीवाश्म तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो अभाव कैसे होगा? इसके मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आगे आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ए गलत है तो आर को सही होना ही होना है। तो इसलिए ए गलत आर सही, डी आंसर अपने आप इसका हो जाएगा। तो पहला वाला अगर विकल्प गलत है तो दूसरे को सही होना ही होना है, दोनों गलत नहीं हो सकते किसी जगह पे। तो इसलिए जो है आपके पहला वाला हमने पढ़ा वो गलत है, क्योंकि परतदार चट्टान में जीवाश्म सर्वाधिक मात्रा में होता है, अभाव नहीं होता, और यह कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो परतदार चट्टान सर्वाधिक उपयोगी होती है, सही है स्टेटमेंट। तो इसको पढ़िए चाहे ना पढ़िए, वो सही होगा ही होगा दूसरा, अगर पहला गलत है। और पहला अगर गलत है तो ए गलत और आर सही, ए गलत और आर सही, क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रेनाइट चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा फेल्सपार की होती है। तो अब यहां पर क्या है? ग्रेनाइट चट्टान में सबसे ज्यादा मात्रा जो है फेल्सपार की पाई जाती है। अब ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, ऐसा जो है स्टेटमेंट इसलिए कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टान, अब सबसे पहले हमें सारी चीजों को तोड़ तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हम आते हैं ग्रेनाइट चट्टान की विशेषता। ग्रेनाइट किसको कहा जाता था? यह किसका उदाहरण था? पाताली चट्टानों का, आंतरिक अग्नि चट्टानों का। और जबकि बाहर जो चट्टानें निकल जाती थी लावा के जमाव के कारण जो बनती थी बसाल्ट चट्टानें, बसाल्ट चट्टानों में फेल्सपार की सर्वाधिकता पाई जाती थी। तो फेल्सपार सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, और फेल्सपार था, हॉर्नब्लेंड था, माइका था, लोहा था, वो सब जो है बसाल्ट चट्टानों के वो जो है अधिक मात्रा में पाया जाता था। तो इसके मतलब जो है आपके इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रेनाइट भी क्या है? अग्नि चट्टान है। और ग्रेनाइट अगर अग्नि चट्टान है तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कि इसमें भी फेल्सपार ज्यादा होगा। तो जब बसाल्ट कहां से आ रहा है? बसाल्ट में आपने पढ़ा था फेल्सपार ज्यादा होता है, और बसाल्ट कहां से आ रहा है? अंदर ही से तो आ रहा है, मैग्मा ही तो लावा के रूप में बाहर निकला है। तो अग्नि चट्टानों में कोई भी कहा जाए, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर हो, की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो और आंतरिक अग्नि चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है। जैसे बाहर आपने बसाल्ट पढ़ा था, बसाल्ट में फेल्सपार ज्यादा होता है, तो बसाल्ट होता है, प्यूमिस स्टोन है, ये सब जो है आपने पढ़ा था। और नीचे जो है आंतरिक भाग में ग्रेनाइट पढ़ा था। तो अग्नि चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? फेल्सपार ही होता है। तो इसका मतलब कि कथन ए एकदम सही लग रहा है, ये सही है स्टेटमेंट। अब कारण की जो रीजन है उसको देखते हैं। ग्रेनाइट शैल से रूपांतरित होती है। ग्रेनाइट जो बनती है ये शैल से रूपांतरित होती है। तो ग्रेनाइट चट्टान कोई कायांतरित चट्टान तो है नहीं, ये किसी से कायांतरित थोड़ी होती है। शैल से तो बनती है स्लेट, शैल चट्टान से जो है आपके एक तरह से स्लेट बनती है। तो शैल से जो है आपके रूपांतरित होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं है। ग्रेनाइट तो एक अग्नेय चट्टान है जो भीतर के अंदर पाया जा रहा है। इसके मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ये कायांतरित होती ही नहीं है। ग्रेनाइट चट्टान तो मैग्मा के जमाव से जो बनती है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ग्रेनाइट चट्टान शैल से रूपांतरित होती है, यह गलत स्टेटमेंट है। तो अगर ए सही है और आर गलत है, ए सही और आर गलत, इसके मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। तो इसलिए 87 का आंसर क्या होगा? सी जो है आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 88 दिया गया है, ये भी असर्शन और रीजन पे है। पहले दो को हम लोग जो है इसको चेक करें कि ए और आर सही है या गलत है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही। कह रहा है अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण ग्रेफाइट चट्टान हीरे में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या ग्रेफाइट परिवर्तित होती? पहले ये देखिए, होती है।
क्योंकि कोयला ग्रेफाइट में बदलता है, ग्रेफाइट कायांतरित चट्टान है, फिर ग्रेफाइट फिर पुनः कायांतरित हो जाती है, हीरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसलिए, और ये अत्यधिक दाब और तापमान के कारण होता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के कारण हमने आपको बताया था। तो इसीलिए इसका नाम मेटामॉर्फिक रखा गया था। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिज्म के कारण बन रही है। और मेटामॉर्फिज्म क्या है? अधिक दाब और तापमान के कारण आंतरिक संरचना में, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है आपके चेंज आ जाना, इसी को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टान कहा जाता था। तो अत्यधिक दाब और तापमान के कारण ग्रेफाइट चट्टानें हीरे में परिवर्तित हो जाती है। इसके मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है बिल्कुल। अब आ जाइए इस पे। अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण परमाणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, परमाणु की आंतरिक संरचना बदल जाती है। यही तो है कि अधिक दाब और तापमान का, और जब परमाणु की आंतरिक संरचना परिवर्तित हो जाती है तो वो चट्टान दूसरा रूप ले लेती है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या आर ए की सही व्याख्या है। अगर आर ए की सही व्याख्या है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ए आंसर हो जाएगा, और आर ए की सही व्याख्या नहीं होगी तो बी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं व्याख्या कैसे करेंगे, क्योंकि लगा के। तो अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण ग्रेफाइट चट्टान हीरे में परिवर्तित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण परमाणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। सही बात है, परमाणु की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा तो कायांतरित चट्टान हो जाएगी। इसीलिए ग्रेफाइट से हीरा बनता है। तो ग्रेफाइट से हीरा क्यों बनता है? वो परमाणु की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण। इसके मतलब सही, बिल्कुल कारण एकदम सही है, और इसका व्याख्या कर भी रहा है। तो इसलिए अगर क्योंकि व्याख्या हो रही है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 88 का ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89। असर्शन देखिए क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को सियाल सीमा निफे में विभाजित किया है। तो अब यहां पे स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को, तो स्वेस ने ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ऊपरी भाग को इन्होंने क्या कहा था? ऊपरी भाग को इन्होंने कहा था सियाल। क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा थी। मध्यवर्ती भाग को इन्होंने कहा था सीमा, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा थी अधिक मात्रा में। और नीचे के भाग को इन्होंने कहा था निफे, जो कि आपके निकल और फेरम की अधिकता थी, निकल और लोहे की। तो निकल और फेरम की अधिकता होने के बाद निफे। तो ये स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को इसमें विभाजित किया है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन ज्वालामुखी को आधार बनाकर किया है। यह भी एकदम सही बात है। हमने आपको बताया कि स्वेस ने जगह जगह पर जहां जहां ज्वालामुखी उद्गार हुए वहां पर उन्होंने ये देखा कि कितनी गहराई से कौन सा पदार्थ आ रहा है और उस पदार्थ में क्या है। इसके मतलब कि कौन सा पदार्थ कितनी गहराई पर स्थित है और किस पदार्थ की कहां पर सर्वाधिकता है। तो पदार्थ की सर्वाधिकता के आधार पर इन्होंने आकलन किया कि कैसे जो है आपके एक तरह से कहां पर किसका नामकरण किया जाए। तो यह भी सही स्टेटमेंट है। तो यह भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब हमें यह देखना है कि क्या आर ए का की सही व्याख्या है। तो सही व्याख्या होने के लिए हम दोनों सेंटेंस को मिला दें और क्यों की बीच में लगा दें। तो स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को सियाल सीमा निफे में विभाजित किया है। सियाल सीमा निफे में क्यों विभाजित किया है? क्योंकि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन ज्वालामुखी को आधार बना के किया है। ऐसा तो है नहीं। ये तो अध्ययन, ये सियाल सीमा निफे किसके कारण रखा गया है? पदार्थ की सर्वाधिकता के आधार पर। तो पदार्थ की सर्वाधिकता के आधार पर अगर ये कहा जाता जो दूसरा स्टेटमेंट है तब तो समझ में आता। लेकिन यहां पर क्या है कि ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रीजन नहीं बन रहा है इसका। तो सियाल सीमा नामकरण उन्होंने क्यों किया ये आपको देखना है। क्यों किया? क्योंकि ऊपरी भाग में जो है आपके सिलिका और एल्युमिनियम, मध्यवर्ती भाग में सिलिका और मैग्नीशियम और आंतरिक भाग में निकल और फेरम की अधिकता थी। अर्थात पदार्थों की सर्वाधिकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया था। तो अब यहां पर क्या है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आंतरिक संरचना में जो है आपके एक तरह से अध्ययन इन्होंने किस आधार पर किया? ज्वालामुखी को आधार बना के। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके मतलब इसके आंसर को हम लोग किसमें क्या रखेंगे? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए यही है और इसको अगर हम लोग देखें तो जैसे कथन है, वैज्ञानिकों ने आंतरिक भागों का प्रत्यक्ष अध्ययन 8 मीटर तक किया है।
तो प्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन हुआ है वो 8 मीटर तक किया गया है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो 8 मीटर तक नहीं, ये क्या है, 8 किलोमीटर गहराई तक किया गया है। और ये 2 जगह पे अध्ययन किया गया, वैज्ञानिकों ने 2 जगह प्रयास किया है, एक दक्षिण अफ्रीका में प्रयास किया था और एक रूस में प्रयास किया था। वहां पर इन्होंने 8 की एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था और मशीनों के माध्यम से मशीन को अंदर भेजा गया और 8 किलोमीटर गहराई तक का अध्ययन जो है प्रत्यक्ष रूप से चट्टानों का किया है वैज्ञानिकों ने। लेकिन उसके अंदर क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से इससे ज्यादा जो है आपके अध्ययन नहीं हुआ। तो 8 किलोमीटर है, 8 मीटर नहीं है। इसके मतलब ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। और जहां पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, इसका मतलब कि आपको दूसरा स्टेटमेंट सही मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होगा ही होगा, क्योंकि आंसर क्या है, ए गलत तो आर सही, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब चाहे इसको पढ़ के देख लीजिए, ये सही होगा भी। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है, एकदम सही है। पृथ्वी के भीतर आंतरिक भाग में जाने पर प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है और यही तापमान बढ़ते बढ़ते अनुमान वैज्ञानिकों का यह है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते यही तापमान 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का कि ऐसा होगा कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा है और ये किस दर से बढ़ रहा है, औसतन अगर हम ये कहें कि औसतन वृद्धि दर प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर है, जो कि आपके इसको बढ़ाता है। तो इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। पहला गलत, ए गलत, आर सही, इसके मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसका आंसर होता है। अब आइए 91 को एक्सप्लेन करते हैं। कथन या असर्शन क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। क्या ये नवीन वलित पर्वत है? न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में आपने पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा था, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, मोड़ उत्पन्न होते हैं और ये जो होते हैं वो आपके एक तरह से जो वलन उत्पन्न करते हैं और इन्हीं से नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि यूरेशिया प्लेट और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जा रही थी, तो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के मिलने की वजह से हिमालय पर्वतों का निर्माण हो रहा था, अर्थात वलन बीच में बन रहा था। तो ये वलन जो बन रहा है नवीन वलित पर्वत का निर्माण कर रहा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें दूसरे स्टेटमेंट की जांच करनी पड़ेगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका निर्माण अभिसारी प्लेटों के सहारे हो रहा है। अभिसारी क्या होता है? एक होता है अपसारी प्लेट और एक होता है अभिसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग प्लेट, एक दूसरे के ओर आने वाली प्लेट। तो बिल्कुल आपने पढ़ा था, देखिए यूरेशिया प्लेट है, ये अफ्रीका प्लेट थी, यूरेशिया प्लेट इधर से आ रही है और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऐसे जा रही थी और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अंदर जाने की वजह से यहां पर हिमालय का निर्माण हो रहा था। तो यूरेशिया प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के मिलने की वजह से यहां पर मोड़ उत्पन्न हो रहे और यहां पे हिमालय बन रहा था। तो ये दोनों प्लेट क्या है? अभिसारित हुई, क्योंकि कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है। मिलने वाली प्लेटों को क्या कहा जाता है? अभिसारित। और दूर जाने वाली प्लेटों को क्या कहा जाता है? अपसारित, डाइवर्जिंग प्लेट। तो ये डाइवर्ज तो कर नहीं रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करना का मतलब मिलना, तो ये कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं। तो यही ये कह रहा है कि इसका निर्माण अभिसारित प्लेटों के सहारे हुआ है, ये भी सही है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हमें यह देखना है कि अब आर ए की सही व्याख्या है। तो आर ए की सही व्याख्या अगर हम ये कहें तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने आपको बताया था, प्लेट अंदर जाती है तो मोड़ उत्पन्न होता चला जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे प्लेटों के किनारों पर हमेशा ये पर्वत उठते रहते हैं। जिसका प्रमाण क्या था? हमने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा जब नापी गई 2004 में, तो 2004 में आपके उसका अप्रूवल मिल गया और ये पहले 8800 जो है आपके जो आपके एक तरह से 48 मीटर थी, ये बढ़ करके 8850 मीटर हो गई। 2 मीटर ज्यादा ऊंचा जो है हिमालय हो गया। तो क्यों हो गया हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी? तो माउंट एवरेस्ट ही नहीं, सारे पर्वत ऊपर उठ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप
क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टेटमेंट सही है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है क्योंकि इसका निर्माण अभिसारित प्लेटों के सहारे हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइए 92 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 92 क्या है? कथन है, देखिए, अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, अटलांटिक महासागर बढ़ रहा है। अब ये आपको देखना है अटलांटिक महासागर का विस्तार कैसे हो रहा है। तो हम लोग ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक पे, अगर हम आए और एक आउटलाइन बना लें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया था। ब्लॉक डायग्राम में हमने आपको बताया था उत्तरी अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, यूरेशिया प्लेट इधर की तरफ जा रही थी, अफ्रीका प्लेट इधर जा रही थी। तो हमने आपको बताया था कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट से दूर जाने के कारण यह पूरा भाग अंदर जो है धंस रहा था और इस आकार में पूरी भूमि फट रही है, अर्थात इसका विस्तार होता जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह था कि जो दक्षिण अमेरिका है वो अफ्रीका से लगा हुआ था लेकिन अब दूर है, अलग है, तो इसलिए वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, तो अटलांटिक महासागर बढ़ रहा है, अगर हम ये कहें तो सही है। इसके मध्य में प्लेट अपसारित हो रही है, प्लेट दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, बिल्कुल सही है। ये क्योंकि इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो आपस में ये प्लेटें क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं। इस प्लेट से ये प्लेट दूर जा रही है, इसके मतलब ये डाइवर्ज कर रही है, तो इसके मतलब क्या है कि डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं बीच में, तो अपसारित प्लेट है, तो ये जो है आपके इसके मध्य अपसारित प्लेटें हो रही हैं, सही स्टेटमेंट है। अब इसको देखें कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, अब आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, ये आप देख लें। तो आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, अगर हम इसको देखेंगे तो फिर कैसे इसको निकालेंगे? तो हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि क्योंकि बीच में लगा करके इसको पढ़े, तो अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके मध्य में प्लेट अपसारित हो रही हैं, इसके प्लेट में, इनके बीच में प्लेट क्या है? डाइवर्ज हो रही हैं। तो क्योंकि लगा के जब हमने स्टेटमेंट को एक कर दिया, जब कंपाउंड सेंटेंस बना लिया, तो इसके मतलब अब अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके मध्य में अब प्लेट अपसारित हो रही है, दूर जा रही है, तो अपसारित हो रही है इसीलिए फैल रही है, इसीलिए अटलांटिक महासागर फैलता जा रहा है। तो एकदम सही बात है और आर ए की सही व्याख्या भी है, इसलिए आपके सही व्याख्या अगर होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। इसलिए 92 का आंसर क्या है? ए है। अब देखिए, आ जाते हैं 93 क्वेश्चन पे। 93 में है, कथन ए कह रहा है जी का सर्वाधिक मान विषुवत रेखा पर पाया जाता है। जी का सर्वाधिक मान विषुवत रेखा पर पाया जाता है। आप बताएं कि ऐसा होता है या ऐसा है? तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी चपटे हुए आकार में है, जिसकी वजह से इसकी मैक्सिमम त्रिज्या कहां है? विषुवत रेखा पे, और सबसे कम त्रिज्या आर मिनिमम है ध्रुव पर। और जी का मान जो है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश पे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो कि विषुवत रेखा है, यहां पर जी का मान क्या होगा? ये हो जाएगा मिनिमम। और 90 डिग्री जो ध्रुव है, इस पर क्या हो जाएगा? जी का मान मैक्सिमम। इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर जी का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो इसलिए जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होगा और अधिकतम कहां होगा? ध्रुव पर आपके होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या मिनिमम है और जबकि यहां पे त्रिज्या क्या है? अधिकतम थी। और जी का मान किस पे जो है डिपेंडेंट है? आर के मान पर। आर के मान का व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए जहां आर अधिक वहां जी का मान कम, जहां आर का मान कम वहां जी का मान अधिक। ये आपके उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। तो जी का सर्वाधिक मान विषुवत रेखा पर पाया जाता है, गलत है स्टेटमेंट। और हमने आपको बताया अगर पहला ही स्टेटमेंट गलत हो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को सही होना ही होना है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा ही होगा। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा होती है, सही स्टेटमेंट है। विषुवत रेखा सबसे बड़ा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक त्रिज्या पाई जाती है। त्रिज्या सर्वाधिक होगी तो परिधि सर्वाधिक होगी, सरकमफ्रेंस। तो इसलिए सबसे बड़ा वृत्त अगर हम कहें तो सबसे बड़ा वृत्त जो है, बिगेस्ट सर्कल अगर हम कहते हैं, तो वो क्या बनता है? विषुवत रेखा पर।
इक्वेटर पर। तो इक्वेटर जो है विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पे जो है सबसे बड़ा वृत्त है। तो ए जो है वो गलत है, आर सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत आर सही, तो इसका मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 93 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। फिर आइए 94 को देखते हैं। कह रहा है राइन नदी फ्रांस तथा स्पेन की सीमा बनाती है। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था राइन एक ऐसी नदी है जिसको भ्रंश नदी कहा जाता है, और ये भ्रंश, और इसमें हमने आपको बताया था कि यूरोप के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पे फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर यहां पे राइन नदी बहती है। तो ये फ्रांस और स्पेन नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी के जो है आपके सीमा का निर्धारण करती है। और यहीं पर जैसे एक और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत था, ओडेनवाल्ड था, तो इधर वॉस्जेस पर्वत था फ्रांस में। तो फ्रांस में जैसे जो है आपके वॉस्जेस पर्वत थे, और जैसे आपके एक तरह से जर्मनी में अगर हम लोग देखें तो उधर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत था। तो दोनों तरफ जो है पर्वतीय क्षेत्र थे, ये ब्लॉक पर्वत थे, ब्लॉक माउंटेन्स, और बीच में गहरी खाई थी, और जो खाई थी वही क्या है, राइन जो है आपके घाटी के नाम से जानी जाती है, राइन वैली। वैली में जो नदी बहती है उसको नदी कहते हैं। तो राइन नदी क्या है, किसके विभाजन करती है, दो देशों का, फ्रांस और जर्मनी का विभाजन करती है। तो फ्रांस और जर्मनी का विभाजन करती है, जबकि यहां पे कह रहा है फ्रांस और स्पेन, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और पहला ही अगर गलत हो गया तो दूसरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके दूसरा सही होगा ही होगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए गलत आर सही। तो इसका भी आंसर जो है आपका डी ही है। तो राइन के एक ओर वॉस्जस पर्वत तथा दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, ये हमने बताया, अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ये क्या है, ये आपके सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो आपके राइन नदी है उसके एक ओर वॉस्जस तो एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट, दोनों आपके स्थित है, लेकिन ये स्पेन और फ्रांस सीमा पे नहीं बल्कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर ये जो है आपके स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 95। आइडियल को पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन का लाभ होता है। अब जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया जा रहा है, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करें तो एक दिन का लाभ होता है। आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है। थोड़ा सा डायग्राम से पहले हम क्लियर कर लें। 0 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान लीजिए ये हमने बना लिया, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 डिग्री के सहारे स्थित है। इसके ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध। 0 से 180 तक पूर्वी गोलार्ध, पूर्व दिशा में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहां पर 12 बज रहा है रात का, जिसको हम लोग 0 बजे भी लिखते हैं। तो यहां इस ओर 12 बज चुके हैं, इधर 12 नहीं बजे हैं। तो अगर इधर 12 बज चुके हैं तो अगला दिन लग गया। तो यहां से यहां तक अगर मान लीजिए जो है, सपोज कर लिया कि ये मंडे है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, संडे होगा। तो इसके मतलब कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में अर्थात पश्चिमी गोलार्ध में संडे है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में दैट इज पूर्वी गोलार्ध में मंडे है। अब जो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इधर उधर बनाए हैं, इसको अगर हम बीच में बना दें, बीच में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बना दें ये, तो इसके पूर्व में कौन सा गोलार्ध है, इसके पूर्व में है पश्चिमी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में कौन सा गोलार्ध है, इसके पश्चिम में है आपके पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी पूर्वी गोलार्ध। तो
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी। ये पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में क्या है? अगर यहां मंडे है तो यहां पे पश्चिमी गोलार्ध में क्या है? संडे। कैसे हम लोग देखा? यहां पे देख लिया हमने, 12 एक जगह बजा लिया, 12 इधर बज चुके हैं इसलिए एक दिन अधिक हो गया। यहां भी 12 नहीं बजे हैं इसलिए अभी वही दिन है। तो यहां संडे अगर हमने माना है तो इधर की तरफ क्या हो गया? मंडे हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में अर्थात पूर्वी गोलार्ध में एक दिन अधिक होता है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में दैट इज पश्चिमी गोलार्ध में जो है आपके एक तरह से एक दिन कम होता है। अब देखिए इसकी परख करते हैं। कह रहा है आइडियल को पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन लाभ होगा। तो आइडियल को, दिशा की बात कर रहा है ये, पश्चिम से पूर्व, तो डायरेक्शन में ये पश्चिम से पूर्व दिशा है, राइट हैंड साइड पे ऐसे जा रहा है। गोलार्ध ये है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये गोलार्ध की बात हो रही है, जबकि ये दिशा की बात हो रही है, इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व जाने का मतलब मंडे में था, पहुंच गया संडे में, इसका मतलब 24 घंटा बिताने के बाद उसको वही दिन फिर मिलेगा मंडे जिस दिन में था वो। तो जैसे ही वो मंडे में था, जैसे ही उसने क्रॉस किया अंतरराष्ट्रीय तिथि का, संडे में आ गया। अब 24 घंटा उसको एक्स्ट्रा, 24 घंटा बिता लेगा तो फिर मंडे आ जाएगा जिस मंडे में था वो। तो इसलिए 24 घंटा उसको एक्स्ट्रा मिलता है, तो एक दिन का लाभ हो जाता है। तो स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है? एकदम सही है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने वाला, पश्चिम से पूर्व पार करने पर जो है आपके एक तरह से लाभ होता है एक दिन का। एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों लाभ होता है? अब क्योंकि जो है अब दूसरा आर पढ़ते हैं। आर पहले देखें सही है या गलत है। आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है। आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है। सही है। आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा, पश्चिम में क्या है? मंडे। आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है, एक दिन कम होता है, वहां संडे है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए क्या आपके इसकी व्याख्या ये हो रही है, एक दिन का लाभ इसकी वजह से ही हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही हो रहा है। इधर से इधर जाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहां की तुलना में यहां एक दिन कम होता है, इसलिए पार करने पर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने पर एक दिन का लाभ हो रहा है, एक दिन का फायदा है, प्रॉफिट है। तो इसलिए आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है, यही कारण है। तो अब क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइडियल को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने पर एक दिन का लाभ होगा, क्योंकि आइडियल के पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में एक दिन कम होता है, एक दिन कम होता है। सही स्टेटमेंट है। इसके मतलब व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए। तो ये ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं क्वेश्चन है, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है। तो अभी हम लोग ने डिफाइन भी किया, विषुवत रेखा पर जो है आपके एक तरह से सबसे बड़ा वृत्त बनता है। क्यों? इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा है यहां पे, तो इसलिए स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। तो हम यहां पे अगर हम कहें तो पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, तो विषुवत रेखा पे सबसे बड़ी है। सही बात है। तो पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पे सबसे बड़ी है। दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, ए भी सही है, बी भी सही है, ए बी दोनों सही हो गया। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। तो विषुवत रेखा सबसे बड़े अक्षांश कैसे हो गया? तो सबसे बड़ा अक्षांश इसलिए हो गया क्योंकि इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी, और त्रिज्या सबसे बड़ी होगी तो पेरिफेरी सबसे बड़ी होगी, सरकमफ्रेंस, परिधि 2 पाई r। तो इसलिए जो है आपके क्योंकि लगा के अगर करते, विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है। सही स्टेटमेंट है, व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 96 का ए। तो ये ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी उत्सर्जन के समय
पायरोक्लास्ट पदार्थ भी निकलते हैं। अब देखिए पायरोक्लास्ट पदार्थ क्या होते हैं। हमने आपको बताया था एग्जैक्टली हमने आपका ये शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अब समझ लीजिए पायरोक्लास्ट किसको कहते हैं। पायरो मतलब होता है अति उच्च तापमान, क्लास्ट जो होता है ये होता है पदार्थ, अति उच्च तापमान का पदार्थ, या आप ये कहते हैं कि मटेरियल या मेटल। तो पायरोक्लास्ट का मतलब होता है बहुत उच्च तापमान पर जो गलता है। तो हमने आपको बताया था कि जब मैग्मा से उत्सर्जन होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो ठोस द्रव गैस अलग हो जाते हैं और सतह पर लावा बहता है। और लावा में भी अगर आप देखें तो लावा में भी आपके जो है एक तरह से ऐसे टुकड़े होते हैं और धातु के होते हैं जिनका गलनांक बिंदु ज्यादा होता है, वो पिघल नहीं पाता, वो धातु ऐसे ही पिघल करके बहता रहता है, जैसे लगता है आग का अंगारा बहता चला जा रहा है आग में। तो होता है ये ऐसे टुकड़े होते हैं धातुओं के। तो धातुओं या पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं जो लावा में बहते हैं, तो उसे आपने नाम क्या दिया था, लापिली। लापिली बोला था, तो लापिली नाम पढ़ा था। किस तरह के टुकड़े, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पायरोक्लास्ट पदार्थ। तो पायरोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, अति उच्च तापमान पर ना गलने वाले जो आपके धातु और खनिज होते हैं, ये पायरोक्लास्ट मटेरियल्स होते हैं। तो पायरोक्लास्ट पदार्थ जो है आपके ज्वालामुखी उत्सर्जन के समय निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लावा में जितने भी पदार्थ इस तरह के बहते हैं जो खुद गल नहीं पाए, ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन बहते हुए लावा के साथ बहते रहते हैं, तो ये क्या है, पायरोक्लास्ट पदार्थ। तो स्टेटमेंट इसके मतलब ए सही है। अब स्टेटमेंट ए सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, आर रीजन, ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं निकलती ज्वालामुखी से, सभी गैसों का उत्सर्जन होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपके एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में निकलती है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, कार्बन है, कार्बन से कंबाइन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकल गई। अंदर क्या है, सल्फर है, गंधक सल्फर है, सल्फर के साथ मिली क्या बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल गई। आंतरिक भागों में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइऑक्साइड इस फॉर्म में निकल गई। तो जितनी गैसें निकल रही हैं, वो चाहे कोई भी गैसें हो, ये आप देख रहे हैं, और या कोई भी विकृत अवस्था में निकल रहा है, तो ऑक्सीजन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में निकल रही है, स्वतंत्र नहीं निकलती। इसलिए ऑक्सीजन का उत्सर्जन कभी नहीं होता। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। अब देखिए क्या व्याख्या हो रही है। तो ज्वालामुखी उत्सर्जन के समय पायरोक्लास्ट पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं। तो क्या इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता? तो दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। पायरोक्लास्ट पदार्थ क्या है, लावा में बहने वाले ऐसे उच्च तापमान पर पाए जाने वाले ऐसे टुकड़े जो गले नहीं, धातु और खनिज के, तो वो पायरोक्लास्ट पदार्थ हो गए। लेकिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपस में कोई कोरिलेशन है कि धातु के टुकड़े बह रहे हैं लावा के साथ, तो क्या इसका कोई कारण ऑक्सीजन से लेना देना है कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है? बिल्कुल लेना देना नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 97 का बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 है, देखिए स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो हमने भूमध्य सागर में आपको बताया था इटली के कुछ द्वीप थे, जैसे लिपारी द्वीप था, सिसिली द्वीप था। तो ये सब जो है आपके द्वीप हुआ करते थे जो इसके पाए जाते थे। और उसी पर अगर आप देखें ज्वालामुखी थे, स्ट्राम्बोली था, माउंट एटना था, माउंट वल्केनो था और विसुवियस था। ये चार इटली के ज्वालामुखी थे। भूमध्य सागर, तो स्ट्राम्बोली के लिए हमने आपको बताया था, स्ट्राम्बोली जब वो उद्गार होता है, इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है कि चारों तरफ बिल्कुल रोशनी हो जाती है। इसीलिए इसको लाइट हाउस या जो है आपके प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागर का। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, इसके मतलब ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब आर दूसरे स्टेटमेंट को देख लें। स्ट्राम्बोली सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सिसिली द्वीप पर है, तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिसिली द्वीप पर नहीं बल्कि लिपारी द्वीप पर स्थित था। तो सिसिली द्वीप भी इटली का ही द्वीप है। इटली का जो है आपके सिसिली द्वीप भी होता है और लिपारी द्वीप भी होता है।
लेकिन जो स्ट्राम्बोली है वो किस पर है, लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसके मतलब कि यहां पर सिसली नहीं बल्कि लिपारी द्वीप होना चाहिए था, तब स्टेटमेंट सही होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर ए सही और आर गलत है, ए सही आर गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। इसलिए 98 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। अब देखिए 99 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वालामुखी का केंद्र सियाल में पाया जाता है। तो जैसे कई आपने वो पढ़े थे, एक आधुनिक वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था ऊपर क्रस्ट, नीचे मैंटल, मध्यवर्ती भाग, और फिर उसके नीचे जो केंद्र वाला भाग था वो क्रोड के नाम से जाना गया था। फिर जो है स्वेस का वर्गीकरण आपने पढ़ा था, जिसमें क्या था, सियाल, फिर सीमा और निफे। फिर एक और वर्गीकरण आपने पढ़ा था जो वैन डर ग्राट का था, उसमें क्या था, ऊपरी सतह पर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर था ऊपरी भाग में। फिर मध्यवर्ती भाग में पायरोस्फीयर था, उच्च तापमान मंडल, और केंद्र वाले भाग पर बैरिस्फीयर, जिसको सघन मंडल या केंद्र मंडल या फिर गुरु मंडल के नाम से जाना गया था, ये था। तो ये आपने 3 वर्गीकरण पढ़े थे, और इस 3 वर्गीकरण में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये बताया था कि ज्वालामुखी का केंद्र कहां स्थित होगा। इसको कैसे देखेंगे, हमने आपको बताया था कि भूपर पट्टी को 2 पार्ट में बांटा गया, ऊपरी भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी। निचली भूपर पट्टी का अधिकांश भाग पिघली हुई अवस्था में है, इसलिए ज्यादातर ज्वालामुखी के केंद्र निचली भूपर पट्टी में स्थित होते हैं, कुछ ऊपरी मैंटल में भी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः निचली भूपर पट्टी में, लोअर क्रस्ट में आपके सबसे ज्यादा होते हैं। फिर सियाल जो था, सियाल के जो है आपके निचले भागों में आपके सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुआ करते थे। तो सियाल के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार जो है उसका केंद्र माना जाता था। और जो ये ऊपरी परत है, ऊपरी भूपर पट्टी, इसी को लिथोस्फीयर कहा गया था, और उसके नीचे का भाग जो अधिक तापमान वाला है, पिघली हुई अवस्था है, उसी को पायरोस्फीयर कहा गया था। ये पायरोस्फीयर हो जाता था। तो अब तीनों वर्गीकरण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि ज्वालामुखी का केंद्र कहां स्थित था, तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार निचली भूपर पट्टी या ऊपरी मैंटल, मेनली निचली भूपर पट्टी, लोअर क्रस्ट आंसर है। इस वर्गीकरण के अनुसार क्या है, सियाल के निचले भागों में है। इस वर्गीकरण के क्या है, पायरोस्फीयर में है। अब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है ज्वालामुखी का केंद्र सियाल में पाया जाता है। तो ज्वालामुखी का केंद्र सियाल में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। तो इसके मतलब आपके ये स्टेटमेंट सही है। अब इस भाग में एल्युमिनियम तथा लोहे की अधिकता होती है। तो एल्युमिनियम तो होता है लेकिन लोहा नहीं होता। सियाल मींस क्या हुआ, सिलिका और एल्युमिनियम की सर्वाधिकता होती है, इसलिए इसका नामकरण सियाल किया गया था। तो सियाल क्या है, SI सिलिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, AL एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को मिलाकर के सियाल नाम पड़ा। इसके मतलब कि यहां पर एल्युमिनियम की तो अधिकता है लेकिन लोहे की अधिकता नहीं है। इसके मतलब कि यह स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत है। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही A सही R गलत। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। तो ये सी आंसर आपके इसका हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है आंतरिक भागों में परिवर्तन होने वाली चट्टानों को कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया था कायांतरित चट्टान किसको कहते थे, मेटामॉर्फिक रॉक्स किसको कहते थे। कायांतरित या रूपांतरित, जिसने अपनी काया पलट ली हो या बदल ली हो, जिसने अपने रूप को बदल लिया हो, वही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। या मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको कहा जाता था, जो मेटामॉर्फोज हो गई हो। मेटामॉर्फोज होने का वो जो है हमने आपको स्पष्ट किया था कि उसमें क्या होता है, अधिक दाब और तापमान के कारण जो है आपके चट्टानें अपने आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर लेती हैं। तो वही चीज कह रहा है, आंतरिक भागों में परिवर्तन होने वाली चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। एकदम सही बात है कि ये जो है आपके जो अंदर बदल जाती हैं चट्टानें अधिक दाब और तापमान के कारण, उन्हीं को क्या कहते हैं, तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखें, ये चट्टान सदैव पृथ्वी के आंतरिक भागों में निर्मित होती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिकांशता मिलेंगी आपको,
जितनी भी चट्टानें इस तरह की कायांतरित हैं। क्यों कायांतरित चट्टान क्यों अंदर मिलती है? उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अधिक दाब और तापमान चाहिए। तो तापमान तो बाहर मिल सकता है, लेकिन क्या दाब मिलेगा? नहीं। वो दाब किसका रहता है? रॉक्स का, प्रेशर। तो ड्यू टू हाइट जो है टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये आपके एक तरह से जो कायांतरण होता है वो हो पाता है, रूपांतरण। तो मेटामॉर्फोज जो हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में? अधिक दाब और तापमान। और दाब कहां मिलेगा? जब रॉक्स से के बाहर से ये दबेगा। इसीलिए पृथ्वी के भीतरी भाग में ये चट्टानें निर्मित होती है। एकदम सही बात है। इसमें मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हो गए आपके। अब जब दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, अब देखिए कि आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है। आंतरिक भागों में परिवर्तन होने वाली चट्टानों को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। कायांतरित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कायांतरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, इसलिए कहा जाता है। अब आगे पढ़िए, क्योंकि ये चट्टानें सदैव पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित होती हैं। तो आंतरिक भाग में निर्मित होती हैं इसलिए कायांतरित चट्टान कहा जाता है? नहीं, क्योंकि रूप बदल लेती हैं, अर्थात कायांतरण हो जाता है इन चट्टानों का, अधिक तापमान और उसके कारण आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आंतरिक भागों में निर्मित तो हो रही है सदैव, ये तो क्लियर है, लेकिन कायांतरित चट्टान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका जो है आपके एक तरह से रासायनिक संरचना इसकी बदल रही है। आप आंतरिक संरचना, सॉरी रासायनिक संरचना ना कहें, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा है, बल्कि आंतरिक संरचना जो है आपके चेंज हो रही है। अर्थात एटॉमिक में जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसका, ये आपके चेंज होता है और एटम्स जो है अपने रहन सहन के ढंग में परिवर्तन करते हैं। तो ए आर सही स्टेटमेंट है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। अगर व्याख्या नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब आंसर बी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। तो आपने देखा कि जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, वो सब आप इजीली निकाल सकते हैं, वो सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिविल में भी ये सारे क्वेश्चन आपके सिविल के हैं, जो कथन कारण के हमने दिए आपको, ये सब सिविल में आ चुके क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चंस देखिए कितने आसान हो गए अगर आपने एनालिसिस कर लिया। तो तरीका अगर आप समझ लेंगे कि हाँ हम कैसे इसको निकालेंगे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। और इसमें कोई जो है आपके परेशानी नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ आप इसको जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है आप किस रूप में निकाल रहे हैं या कैसे निकाल रहे हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो सिविल के जितने क्वेश्चन है इस तरह के कथन कारण के, सब आप निकाल लेंगे। और ज्योग्राफी में इतनी प्रैक्टिस हम करा देंगे इसको कथन कारण की, कि आपका कोई भी सब्जेक्ट का हो, अब हिस्ट्री के आप कथन कारण करेंगे तो आपको हेल्प मिल गई, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से ये देखना कि ए बी सी डी में क्या आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप हर सब्जेक्ट को पढ़िए। साइंस का कथन कारण है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाइए, क्योंकि बीच में लगाइए, स्टेटमेंट को कंपाउंड करिए, देखिए क्या कारण स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, और अगर स्पष्ट हो रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या है? सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसानी से आप निकाल लेते हैं। और खास तौर से सिविल अप्रोच में अगर आप जाना चाहते हैं तो इन सब चीजों पे आपको कमांड करना पड़ेगा। आप रटिए नहीं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट कितनी गहराई तक की बात कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। जैसे हमने एक जगह पे आया, अगर बहुत हल्के में आप पढ़ जाएंगे, जैसे हीरा कठोरतम धातु है, अब धातु शब्द लगने की वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि आपने पढ़ा होगा कि हीरा कठोरतम पदार्थ है। तो सही बात है कठोरतम पदार्थ है, लेकिन वो धातु नहीं, वो सिर्फ क्या है? आपके स्टोन है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें ऐसा स्टेटमेंट रखता है कि जहां पर आपको समझना पड़ता है कि हाँ एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही है कुछ हद तक कि नहीं है, और अगर सही है तभी हम उसकी परख कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इसको जैसे कथन कारण के जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होंगे या जितने भी हम टेस्ट लेंगे उन सभी टेस्ट में ये क्वेश्चंस आपके पढ़े होंगे। तो अब आपने पहला टेस्ट था, हो सकता है आपने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, ये क्वेश्चन ना कर पाए हो, लेकिन अब हमने आपको सिखा दिया, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उस आसानी से निकाल पाएंगे अगर आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को करने की हैबिट डाल लेंगे। तो इसमें एक बार फिर से जो आपके जितना भी टेस्ट पेपर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है या क्या आंसर है। तो वो जो है आप इसको जो है आसानी से सीख सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी जो है आपके सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का मैटर नहीं करता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे उन सब में ये आपके आता ही आता है।
तो इसलिए सिर्फ आप ज्योग्राफी नहीं सीख रहे, आप पूरे सिविल के क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। मैटर वहां पे पढ़ते रहिए, तरीका हमने बता दिया कि कैसे आपके आंसर को निकाला जाता है, ये आपका हमेशा हेल्प करेगा।